बच्चों अब हमें देखना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ यूनिट्स को सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। जैसे अगर समझो, अगर हमने डिसाइड किया है कि टाइम के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट दिया, हमने लेंथ के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट दिया, मास के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट दिया, और ये 3 यूनिट का ग्रुप और वही हमने यूनिट्स यूज़ किए, तो उस ग्रुप को हम सिस्टम कहेंगे। ओके, जैसे कुछ फेमस सिस्टम जो वो मैं आपको बताता हूँ। CGS सिस्टम एक है जिसमें हम क्या करते हैं, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। मतलब अगर हम इस सिस्टम को यूज़ करेंगे तो लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, मास को मेजर करने के लिए ग्राम यूज़ करेंगे, एंड टाइम का मेजरमेंट लेने के लिए सेकंड यूज़ करेंगे। तो इसे कहेंगे CGS सिस्टम। इसमें क्या है बच्चों, फोर्स जो है, फोर्स को न्यूटन में, मतलब फोर्स को जो है बच्चों, जैसे हम न्यूटन SI सिस्टम यूज़ करते हैं वैसे फोर्स को इसमें डाइन होता है, डाइन। ओके, एंड एनर्जी को इसमें अर्ग होता है। ये 2 यूनिट ध्यान में रखना है इसमें CGS सिस्टम में। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास, एंड सेकंड फॉर टाइम। डाइन किसके लिए? फोर्स के लिए है, एंड एनर्जी के लिए अर्ग यूज करते हैं। उसके बाद में FPS सिस्टम। FPS क्या होता है बच्चों? F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, एंड S फॉर सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। बच्चों फुट आपको पता है, अभी भी हम यूज करते हैं, जैसे प्लॉटिंग जो होती है वो फुट में बताते हैं, इतने फुट का लेंथ है, ब्रेड्थ इतने फुट का है। तो फुट जो होता है ये ब्रिटिश यूनिट है। एक्चुअली FPS सिस्टम ब्रिटिश कंट्रीज में ज़्यादा फेमस है। FPS यानी क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकंड। मतलब फुट लेंथ मेजर करना है तो फुट में मेजर करेंगे, मास मेजर करना है तो पाउंड में मेजर करेंगे, टाइम मेजर करना है तो सेकंड में मेजर करेंगे। अगर हम ये सिस्टम यूज़ करते हैं तो पूरा मेजरमेंट लेने के लिए वही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लेंथ के लिए फुट यूज़ करेंगे तो मास के लिए पाउंड यूज़ करेंगे, एंड टाइम के लिए सेकंड यूज़ करेंगे। इसके बाद में हमें देखना है MKS। MKS में क्या होता है बच्चों? M फॉर मीटर। M फॉर क्या होता है? मीटर। M फॉर मीटर। उसके बाद में K फॉर किलोग्राम। ये जो K है, देखो K होता है किलोग्राम के लिए। उसके बाद में S क्या होता है बच्चों? S फॉर सेकंड। मतलब क्या होता है, अगर मास मेजर करना है तो मतलब M फॉर मीटर, मतलब लेंथ मेजर करना है तो मीटर में, मास मेजर करना है तो किलोग्राम में, एंड S फॉर सेकंड, मतलब सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, एंड टाइम के लिए अगर सेकंड यूज करेंगे तो उस सिस्टम को कहेंगे MKS सिस्टम। बच्चों बेसिकली ये सब सिस्टम्स थी, फिर भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, अगर कुछ नॉलेज शेयर करना है, तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम की ज़रूरत थी, और उस सिस्टम का नाम है SI सिस्टम। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसे हम डिटेल में देखेंगे। ओके, SI सिस्टम। देखो बच्चों SI सिस्टम में क्या किया है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनको, मतलब उनके यूनिट्स दिए स्पेसिफिक। जैसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम मानते हैं, उसमें यहाँ पे है क्वांटिटी और यहाँ पे है यूनिट। क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली है, एंड यहाँ पे ही यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट। जैसे यहाँ पे अगर लेंथ है समझो, तो लेंथ के लिए उन्होंने मीटर कहा। उसके बाद में मास है तो मास के लिए उन्होंने क्या कहा? किलोग्राम यूनिट दिया उन्होंने मास के लिए। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग हो गई और उन्होंने, सब लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक यूनिट स्पेसिफाई करने हैं। अगर इन्फॉर्मेशन को समझना है, नॉलेज को एक्सचेंज करना है, तो सबके यूनिट्स में कुछ सिमिलरिटी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने यूनिट्स डिसाइड किए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कुछ यूनिट स्पेसिफाई किए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम उसे समझे
और एक दूसरे को उसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन होगी डिस्कस करनी है तो उसके लिए इजी होता है। तीसरा है लेंथ, मास, टाइम। टाइम के लिए उन्होंने यूज़ किया सेकंड। उसके बाद में फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए उन्होंने यूज़ किया केल्विन। फिफ्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए यूज़ किया उन्होंने मोल। ओके, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं इसका। ये फिफ्थ क्वांटिटी हो गई। मतलब अब देखते हैं सिक्स क्वांटिटी। देखो यहाँ पे क्वांटिटी देखते हैं, यहाँ पे उसका यूनिट देखते हैं, यस यूनिट। अब नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी दी उन्होंने? इलेक्ट्रिक करंट। 6 नंबर, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इस इलेक्ट्रिक करंट के लिए उन्होंने यूनिट स्पेसिफाई किया है एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में देखेंगे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी का उन्होंने यूनिट दिया CD, कैंडेला। कैंडेला यूनिट दिया है, उसका शॉर्टकट है CD। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है आगे जाके आपको फिजिक्स में आने वाला है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी दी थी SI सिस्टम में। इंटरनेशनल लेवल पे जो CGPM है, एक ये CGPM एक मतलब ऐसा बोल सकते हो आप इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब वो यूनिट्स एंड मतलब वेट मेजर करना या जो भी है बाकी सभी यूनिट्स को स्पेसिफाई करने के लिए वो सिस्टम है। उन्होंने ये डिसाइड किया था 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके कौन से यूनिट हमें यूज़ करने हैं। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनके उन्होंने यूनिट स्पेसिफाई किए। और उसके बाद में और 2 फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने दी है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब देखना है हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी दी है उसके यूनिट कौन कौन से हैं। सप्लीमेंट्री की जरूरत क्यों पड़ी थी बच्चों? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड यूनिट्स। बच्चों और कुछ यूनिट्स की और कुछ क्वांटिटी का मतलब जो रिक्वायरमेंट था उसकी वजह से ये 2 क्वांटिटी और दी है, उन्हें सप्लीमेंट्री बाद में दी है इसलिए इसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। जिसमें एक है प्लेन एंगल और उसका यूनिट है बच्चों रेडियन, ऐसा यूनिट। एंड दूसरा है, अब ये प्लेन एंगल क्या होता है ये पहले मैं बताता हूँ। प्लेन एंगल मतलब क्या होता है समझो, सर्कल का ये आर्क है तो ये आर्क अगर यस है, रेडियस अगर आर है तो एंगल क्या होता है आपको पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ध्यान में रखना, यस अपॉन आर। ओके, तो ये प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, यस अपॉन आर, और उसका यूनिट है रेडियन। एंड दूसरा है थीटा इज इक्वल टू यस अपॉन आर, यहाँ पे लिखता हूँ चलेगा। दूसरा है सॉलिड एंगल। बच्चों सॉलिड एंगल के लिए क्या यूज करते हैं? देखो सॉलिड एंगल मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई स्फीयर है और उसका कुछ ये सरफेस एरिया है उसे मैं कहता हूँ ए, सरफेस एरिया को, एंड ये है आर डिस्टेंस यहाँ से। स्फीयर के सेंटर से कंसिडर करो, स्फीयरिकल बॉडी का कोई सरफेस एरिया ये कंसिडर किया है और इस सरफेस एरिया का सेंटर ऑफ स्फीयर से ये डिस्टेंस है आर। ओके, तो इसका सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल इज नथिंग बट डी ओमेगा से इसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। इट इज़ अ सरफेस एरिया एंड उसका यहाँ से डिस्टेंस सेंटर से डी ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। जिस सरफेस ने ये सॉलिड एंगल सबटेंड किया है उस सरफेस का सरफेस एरिया ए है डिवाइड बाय ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो ये होता है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। ओके, तो रेडियन एंड स्टेरेडियन ऐसे 2 यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स दिए हैं इस सप्लीमेंट्री
क्वांटिटी के। ओके बच्चों, समझ में आ गए? ओके बच्चों, अब हमें देखना है डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है उसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। डायमेंशनल एनालिसिस इज नथिंग बट एक्सप्रेसिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं फोर्स का एग्जांपल लेता हूँ फोर्स है, एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। ओके, अब फोर्स को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेसिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अब यहाँ पे फोर्स है, फोर्स को क्या करूँगा मैं, आपको पता है फोर्स का डायमेंशन अगर पता नहीं होगा तो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपको ज़रूर समझ में आने वाला है। अब यहाँ डेफिनेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, ये डेफिनेशन के लिए लिखा है, आपको बाद में समझाने वाला हूँ ये कैसे आता है। फोर्स है, अब फोर्स को मैंने मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा होता है। मतलब फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, क्योंकि वो डिपेंड है किसी और के ऊपर मेजरमेंट के लिए। पहले मास काउंट करना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन काउंट करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है, मास लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। फोर्स में मास का फर्स्ट 1 पावर है, लेंथ का 1 पावर है, टाइम का -2 पावर है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना यानी होता है डायमेंशनल एनालिसिस। ये सिर्फ डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं फोर्स का ये डायमेंशन या बाकी जो भी डायमेंशंस है वो हम डायमेंशंस कैसे डिराइव करते हैं देखते हैं। ओके, अब देखो पहले हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन। मास को हम m⁻⁴ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास का डायमेंशन। उसके बाद में टाइम का डायमेंशन होगा t⁻⁴। उसके बाद में लेंथ का डायमेंशन होगा l⁻⁴। लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट जो भी है, मीटर में जितनी भी क्वांटिटीज़ को हम काउंट करते हैं उन सबको l⁻⁴ डायमेंशन आता है उनका। ओके, उसके बाद में टेम्परेचर का डायमेंशन है, केल्विन से भी यूज़ करते हैं हमें, Kelvin⁻⁴ और θ⁻⁴ ऐसा भी यूज़ करते हैं। ओके, ऐसे अलग अलग यूनिट्स है। अगर करंट समझो, इलेक्ट्रिक करंट है, करंट का डायमेंशन क्या है, तो करंट के लिए हम एक तो I1 यूज़ करते हैं, नहीं तो A1 A⁻⁴ 8⁻⁴ ऐसा भी यूज़ करते हैं। चलो, कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मैंने डायमेंशंस आपको बताए हैं। अब हम एक एक डिराइव्ड क्वांटिटी को पहले स्टडी करते हैं। देखो उसके मतलब डायमेंशन को कैसे डिराइव करना है देखते हैं। जैसे हमें निकालना है वेलोसिटी या एरिया निकालते पहले, एरिया का डायमेंशन निकालना है। आप लोग मुझे बताइए, अगर कोई स्क्वायर है ऐसा, उसका एरिया काउंट करना है। लेंथ सभी साइड्स इक्वल होती है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है कि नहीं, मतलब क्या होगा l²। लेंथ का पावर 2 है कि नहीं, मतलब एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा l⁻², क्योंकि इसमें मास तो है नहीं और टाइम का कुछ फैक्टर है नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे ब्रेड्थ होगा तो भी इसे l⁻² कहेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप मुझे बताइए लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ब्रेड्थ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अगर मीटर फैमिली का कोई भी मीटर यूनिट वाला कोई भी क्वांटिटी क्यों ना हो, उसके लिए डायमेंशन है l⁻⁴। तो इस लेंथ के लिए l⁻⁴ एंड इस ब्रेड्थ के लिए भी l⁻⁴ ही यूज करेंगे, क्योंकि ब्रेड्थ भी मीटर में ही मेजर करते हैं। ओके, तो एरिया का यूनिट क्या हो, मतलब डायमेंशन होता है l2, ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर हमें समझो वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा होता है कि नहीं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं समझो, या किलोमीटर में मेजर करते हैं।
मीटर में या किलोमीटर में, ये लेंथ के जितने भी यूनिट्स में मेजर करने वाली क्वांटिटीज है उनके लिए, सबके लिए क्या आता है डायमेंशन, यल आता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे L1 एंड टाइम को क्या रखेंगे T1, तो ये क्या बन जाएगा L1 T -1, ऐसा डायमेंशन बन जाएगा इसका। अब मास नहीं है इसलिए हम m⁻0 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। L1 ये T डिवीजन में T⁻1, टाइम के लिए T1 है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए L1 एंड टाइम के लिए T1 है, तो ऊपर जाके T⁻⁻1, तो L1 T⁻⁻1 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी। ओके, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ का अगर वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसा कुछ यूज करते हैं। कोई बॉक्स है उसके लेंथ L है, ब्रेड्थ B है एंड हाइट H है, तो LBH उसके वॉल्यूम का फार्मूला होगा। अब देखो लेंथ के लिए डायमेंशन है L1, ब्रेड्थ भी मीटर में ही मेजर करते हैं तो उसके लिए भी क्या होगा L1 ही होगा डायमेंशन अगर यूज़ करना। हाइट के लिए भी मीटर में यूज़ करते हैं तो L1 होगा, तो ये L⁻3। मास का पावर कुछ नहीं है, मतलब m⁻0 L⁻3 एंड T⁻0 ऐसा यूज करेंगे। ओके, समझ में आ गया बच्चों, वॉल्यूम का डायमेंशन ये है। उसके बाद में डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, देखो डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन क्या है m1 एंड वॉल्यूम का डायमेंशन अभी अभी हमने देखा है। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन L⁻3 आया था ना अभी अभी कुछ टाइम पहले। मास का डायमेंशन m1, वॉल्यूम का डायमेंशन L3 है, तो ये ऊपर जाएगा m1, L ऊपर गया तो L⁻⁻3 एंड टाइम कुछ नहीं मतलब 0 है। सही है कि नहीं बच्चों, ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। उसके बाद में आपको अगर डायमेंशन निकालना है एक्सेलरेशन का, तो क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आप मुझे बताइए चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मतलब उसका डायमेंशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। आप मुझे बताएं 3 मीटर पर सेकंड पहले थी, बाद में 10 मीटर पर सेकंड हो गए, तो चेंज कितनी हो गई 7 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका यूनिट तो चेंज नहीं हुआ ना, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ लेकिन यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, मतलब वेलोसिटी का जो यूनिट है वही यूनिट चेंज इन वेलोसिटी का है। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे हमें डायमेंशन किसका रखना है, वेलोसिटी का डायमेंशन रखेंगे। अगर वेलोसिटी का डायमेंशन रखेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है L1 T -1 है, ध्यान में रखना, डिवाइड बाय टाइम का क्या है T1। वेलोसिटी का डायमेंशन ऊपर रखा, टाइम का डायमेंशन नीचे रखा, तो क्या हो जाएगा L1 T ऊपर जाएगा, T -1 एंड ये -1 क्या हो जाएगा -2। मास नहीं है मतलब मास का पावर हम 0 ऐसा भी लिख सकते हैं, L1 T -2। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब आपको डायमेंशन निकालना है फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायमेंशन निकालना है डायमेंशनल इक्वेशन से। मास का डायमेंशन क्या होगा m1 होता है कि नहीं, क्योंकि मास में ये मास क्वांटिटी कितने टाइम से एक ही बार है ना मास। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है L1 T -2 है कि नहीं, देखो वो L1 T -2 एक्सेलरेशन का। मास की जगह पे m1, एक्सेलरेशन की जगह पे L1 T -2, तो क्या बन जाएगा ये m1 L1 T -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। आपको कुछ टाइम पहले मैंने कहा था ये बहुत ईजी है, आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, देखो इतना ईजी है। अब आपको फोर्स हो गया, प्रेशर का डायमेंशन निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। ऊपर फोर्स का यूनिट रखेंगे, फोर्स का डायमेंशन रखेंगे क्या है m1 L1 T -2
ये क्या है, फोर्स का डायमेंशन है। देखो फोर्स की जगह पे फोर्स का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ और लेंथ इंटू लेंथ, मतलब 2 बार मीटर वाली क्वांटिटी होती है। तो एरिया का यूनिट तो हम डायमेंशन तो देखा ही है, एरिया में 2 टाइम डबल होती है लेंथ, 2 बार होती है लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ के लिए L1 एंड ब्रेड्थ भी मीटर में ही मेजर करते हैं, उसके लिए भी L1। ध्यान में रखना L जो है L1, मतलब ये L जो है वो सिर्फ लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो मीटर में जो भी क्वांटिटी मेजर करते हैं उन सब के लिए L है, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उसके बाद में हाइट हो, ब्रेड्थ हो, इस सब के लिए हम L1 ही यूज करते हैं डायमेंशन। ओके, तो यहाँ पे एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब L1 L1 L2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर M1 L ऊपर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 T माइनस 2 M1 L माइनस 1 T माइनस 2 M1 L माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। ओके, उसके बाद में मोमेंटम के लिए डायमेंशन क्या होगा बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए क्या यूज करेंगे M1, वेलोसिटी के लिए L1 T माइनस 1 होता है वेलोसिटी का डायमेंशन, कुछ टाइम पहले हमने निकाला भी है। तो देखो ये डायमेंशन क्या होगा, M1 L1 T माइनस 1, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास की जगह पे M1 डायमेंशन रखा, क्योंकि मास में मास एक ही बार है तो M1। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए L1 डिवाइड बाय टाइम T1 ऊपर जाके T माइनस 1, तो L1 T माइनस 1, ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशन। अब देखते हैं इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है, J से रिप्रेजेंट करता हूँ इम्पल्स को, फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स, ध्यान में रखना ये फिजिकल क्वांटिटी इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। ओके, इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन रखना पड़ेगा यहाँ पे M1 L1 T माइनस 2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, इंटू टाइम का डायमेंशन होता है T1, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इम्पल्स का, J इज इक्वल टू इम्पल्स का सिंबल M1 L1 T माइनस 1, दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स। ओके, उसके बाद में वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कंसिडर करो फोर्स की जगह पे देखो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है वहाँ यहाँ पे रखेंगे M1 L1 T माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन है, इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा L1, तो ये हो जाएगा M1 L1 एंड 1 क्या हो जाएगा 2 T माइनस 2, तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क। ओके, अब देखते हैं पावर को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम, मतलब वर्क का डायमेंशन ऊपर रखो M1 L1 M1 L2 T माइनस 2, ये वर्क का डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन नीचे रखा T1, तो क्या बन जाएगा ये M1 L2 T ऊपर गया तो क्या हो जाएगा T माइनस 2 एंड माइनस 1 क्या होता है -3। ओके, तो ये हो गया पावर का डायमेंशन। बच्चों इसी तरह से आप मतलब हार्ड भी डायमेंशन निकाल सकते हो, लेकिन आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। आप अभी फाउंडेशन क्लास के स्टूडेंट हो बहुत सारे, इसलिए मैं आपको जो एडवांस जो भी डायमेंशंस है अलग अलग, वो हम जैसे जैसे चैप्टर देखेंगे उसमें उसके डायमेंशन देखेंगे। ओके, तो अभी बाकी जो भी है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और कुछ और डायमेंशंस हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।